नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अभिनंदन है। हमारी लगातार इंडियन पॉलिटी की सीरीज जो कि 500 क्वेश्चन की है, टॉप 500 क्वेश्चन जो कि हम हर रोजाना लेके आ रहे हैं और इसके क्वेश्चन के साथ में हम उसकी स्ट्रॉन्ग व्याख्या भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट छपेंगे या फिर इनकी व्याख्या में से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भारत में चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर इंडियन पॉलिटी अगर आपके सिलेबस के अंदर लिख रखा है तो फिर यहां से क्वेश्चन आना आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आप उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ में हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा समय खराब न करते हुए, आपके समय को और तैयारी को दोनों को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना रहे होंगे। तैयारी लगातार जारी होगी और इसी उम्मीद के साथ में इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है उस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि और बढ़िया हो सके। और जो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे उस क्वेश्चन को आप खुद चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आप खुद लिख के देंगे तो फिर वो क्वेश्चन बार बार आपको याद होने वाला है। और क्लास के लास्ट में आप जरूर एक कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। देखिए, ये प्रश्न बार बार आता है, ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, भारत का संविधान बनाने हेतु किस आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी? क्या मनोनयन होगा या फिर अप्रत्यक्ष या निर्वाचन होगा या फिर दोनों होगा या फिर कोई नहीं होगा? अब देखिए, सबसे पहले आप इधर आ जाइएगा। सबसे पहले तो भारत के अंदर क्या है ना, 1945 जगह जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो फिर ब्रिटेन के अंदर आम चुनाव होते हैं। और आम चुनाव के अंदर जब पहले वहां पर सरकार थी कंजर्वेटिव पार्टी की, जो चर्चिल साहब वहां के प्रधानमंत्री थे, अब वहां पर चुनाव होते तो वापस से सरकार बन जाती है किसकी? एटली साहब के, और ये लेबर पार्टी की सरकार आती है। और उन्होंने 20 फरवरी को ये घोषणा कर दी थी, 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि भाई 30 जून और 1948 तक हम भारतीयों को सत्ता दे देंगे या फिर उनका कर देंगे। लेकिन उससे पहले भी एक कहानी और थी और वो थी कैबिनेट मिशन की। उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं पहले। देखिए, सबसे पहले तो कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ते हैं। भाई, कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन तो ध्यान रखना, सीधा सा मतलब इसका यही है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किसका गठन किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ये कब आया भारत? 24 मार्च 1946 को ये भारत आता है। ये 3 सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य था, 3 सदस्य टोटल था इसमें। अध्यक्ष किसका नाम था? क्या नाम इसका था? सर पैट्रिक लॉरेंस जो कि इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना, यही इसके अध्यक्ष थे। एक सदस्य और था, एवी अलेक्जेंडर, ये इसके सदस्य थे। अलेक्जेंडर ये इसके सदस्य थे। और एक और था जिसका क्या नाम था? स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 2 सदस्य और एक अध्यक्ष था। इस समिति, इस मिशन के तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन हो रहा है। अब इस मिशन की 4 बातें प्रमुख थे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो प्रस्ताव, उसका जो प्रस्ताव रखा था, इस प्रस्ताव के अंदर 4 बातें थी। एक तो थी कि भारत का एक संघ बनाया जाएगा। इस संघ जो कि होगा ब्रिटिश भारत का एक संघ बनेगा, जिसका निर्माण किससे मिलकर बनेगा? देसी रियासतों से मिलकर बनेगा। उसके अलावा मुस्लिम लीग की जो मांग थी पाकिस्तान निर्माण की, वो इस मिशन ने पहले से ही निकाल दी थी कि हम एक अलग देश पाकिस्तान नहीं बनाने वाले हैं। उसके अलावा 2 नंबर पर जो संघ है, उस संघ के पास में 3 प्रकार के, एक तो संचार, एक विदेश और एक रक्षा, ये 3 तरह के मामले इनको दिए गए थे। और एक बात और बोली गई थी, जो तीसरा पॉइंट इसका और था, वो था अवशेष शक्तियां वर्तमान के अंदर संघ सरकार के पास है, लेकिन उस समय ये अवशेष शक्तियां हैं वो किसको दी गई थी? प्रांतों को दी गई थी। और चौथा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट इस योजना का कि संविधान सभा का क्या करेंगे हम? गठन करने का प्रावधान था, संविधान सभा। और इसी योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। प्रश्न 2 तरीके से आता है। एक आता है भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? तो माउंटबेटन योजना के तहत किया। लेकिन संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। अब देखिए संविधान सभा का गठन, अब देखिए संविधान सभा का
का गठन, संविधान सभा का गठन। और इस योजना ने जितने जो संविधान सभा के अंदर सदस्यों की संख्या तय की थी वो की थी 389 सदस्यों की संख्या तय की थी। इसके अंदर ब्रिटिश प्रांत थे या फिर प्रांत थे, ठीक है, वो उनकी संख्या थी 292, ठीक है। और देसी रियासत थी, इसी के अंदर देसी रियासत थी जिसकी संख्या थी कितनी, 93। और जो चीफ कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर, और ये थे कितने, 4। ये 4, ये 93 और ये 4 और ये 292, ठीक है ना। ये आंकड़ा था, लेकिन हुआ ऐसा 15 अगस्त 1947 के बाद जब देश का विभाजन होता है तो फिर इनकी आंकड़ा बदल जाता है। 389 से ये सीटा का आंकड़ा चला जाता है 324। अब 324 का वर्गीकरण होगा। और अब प्रांतों में कितनी सीटें बच गई थी, 232 बच गई थी, 232 बच गई थी प्रांतों के अंदर। और देसी रियासतों के अंदर अब सीटें बच गई थी 89, ठीक है ना। और अब चीफ कमिश्नर जो कि 3 बच गए थे। तो ये आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। पहले 389 थी, फिर बाद में देश का जब विभाजन होता है तब इनका आंकड़ा अलग हो जाता है, 324 हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जब अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950, उस दिन संविधान पर जब हस्ताक्षर किए थे, उस समय संविधान सभा के जो सदस्य की संख्या थी 284 थी। तो यह भी आंकड़ा होना चाहिए याद। जब हस्ताक्षर किए थे, ध्यान रखना, जब हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा के ऊपर, उस समय सदस्यों की संख्या 284 थी। यह आंकड़ा सबको पता होना चाहिए। यहां से प्रश्न आता है और सीधा छपता है, यह भी इसका मतलब आप सबको याद होना चाहिए। अब देखिए 4 जो चीफ कमिश्नर थे उनका यहां देख लीजिएगा, एक ए था जिसका अजमेर था, ABCD से आप याद रख सकते हो अजमेर, और बी से आप याद रख सकते हो बलूचिस्तान, ठीक है ना, बलूचिस्तान। और सी से आप याद रख सकते हो कुर्ग, और डी से आप याद रख सकते हो दिल्ली। तो ये 4 चीफ कमिश्नर थे। लेकिन ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया तब वहां चला गया था, फिर बाद में 324 बचे थे। अब देखिए इस योजना के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अपना प्रश्न आया है, तो इस योजना के अंदर जो चुनाव होना था वो प्रांतों के अंदर जो चुनाव होना था वो आपके कौन सा होने वाला था, अप्रत्यक्ष चुनाव होने वाला था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। और जो देसी रियासतों के अंदर जो चुनाव होने वाला था वो होना था मनोनीत या मनोनयन। और ये 10 लाख पर एक सदस्य था। और यहां पर क्या था, यहां पर आबादी के हिसाब से था भाई, आबादी के हिसाब से था, ठीक है। तो यहां तक आपको सबको पता होना चाहिए, यहां पर आबादी के हिसाब से था और यहां पर 10 लाख पर एक था। और ध्यान रख लेना, जब संविधान सभा का ये यहां पर ध्यान रखना, प्रांतों से जो सदस्य चुने गए थे, जो सदस्य आए थे जिनका निर्वाचन होना था, उनका वो 3 समुदाय थे। कौन कौन से, तो एक तो था आपके सामान्य, और एक था मुस्लिम, और एक थे सिख। तो ये 3 थे और तीनों का आपको ध्यान रखना होगा। इन तीनों इस समुदाय को प्रांतों से चुना गया था, तीनों को अलग अलग चुना गया था, जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। देसी रियासत थे, मनोनीत हुए थे, 10 लाख पर एक सदस्य। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या हुआ, यहां तक आपको कहानी पूरी पता होना चाहिए, उन सीटों का वर्गीकरण पता होना चाहिए, ये वाला पता होना चाहिए, ये कैबिनेट मिशन के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए, अब हम इसके योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जब चुनाव भी करवा दिए थे, इन्होंने चुनाव भी करवाए थे। कब करवाए थे, जुलाई अगस्त के अंदर चुनाव गए थे। तब चुनाव के अंदर आपको बता दें, चुनाव के अंदर जब सीटें प्राप्त की थी, उस समय कांग्रेस को यहां पर 208 सीटें मिल गई थी। और मुस्लिम लीग को, यह भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार इनमें से प्रश्न पूछा गया है, 73 मिली थी। जबकि निर्दलीय उम्मीदवार या फिर स्वतंत्र प्रभाव वाले 15 सीट लेके आए थे। तो यह भी पता होना चाहिए, चुनाव हुआ था, चुनाव के बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा अब देखिए, यहां तक कहानी पूरी पता है। अब देखिए क्या होता है, 1945 के बाद में जब वहां पर द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था, तो ब्रिटेन के अंदर जब चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री थे, फिर वापस से वहां पर आम चुनाव होते हैं। और आम चुनाव के अंदर वहां पर जो नवी सरकार बनती है वो बन जाते हैं, एटली साहब बनते हैं प्रधानमंत्री। और इनकी लेबर पार्टी जब सत्ता में आती है
तब एटली साहब आते ही उन्होंने घोषणा कर दी थी 20 फरवरी 1947 को, यह घोषणा कर दी थी कि अगले 30 जून 1948 तक हम क्या करने वाले हैं, भारतीयों की सत्ता भारतीयों को हाथ में देने वाले हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए फिर बाद में माउंटबेटन के वायसराय बनाया जाता है वेवल के स्थान पर, और फिर बाद में उन माउंटबेटन को यहां पर भारत भेजा जाता है। 23 मार्च 1947 को जब माउंटबेटन साहब भारत आते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और माउंटबेटन योजना के तहत ही क्या होता है, भारत का विभाजन होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। माउंटबेटन योजना के तहत ही, अब देखिए मैं यहां पर लिख लेता हूं, माउंटबेटन योजना के तहत ही क्या किया जाता है, भारत विभाजन, ठीक है ना, भारत विभाजन। जबकि ध्यान रखना कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या हो रहा है, संविधान सभा का गठन हो रहा है, यह भी आपको पता होना चाहिए, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन के बारे में काफी कुछ मैंने बताया है, तो ध्यान रखना, ये सीटों का वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए, कैबिनेट मिशन के बारे में पता होना चाहिए, कैबिनेट मिशन की चारों बातों के बारे में पता होना चाहिए। और यहां पर अब हम कह सकते हैं कि संविधान सभा का मनोनयन भी हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी हुआ था। प्रत्यक्ष निर्वाचन जिसमें जनता डायरेक्टली भाग लेती है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जबकि हम डायरेक्ट भाग नहीं लेकर हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अगर किसी को आगे चुनते हैं तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता भी, ठीक है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। किसे डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है, क्या क्रिप्स मिशन को कहा जाता है, या फिर कैबिनेट मिशन को कहा जाता है, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 वाले को कहा जाता है, या फिर माउंटबेटन योजना को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 4 नंबर ऑप्शन, माउंटबेटन योजना। मैंने अभी बताया था 20 फरवरी को, ध्यान रखना 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा कर दी थी, एटली ने घोषणा कर दी थी। एटली कौन है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, वही लेबर पार्टी का है, ये भी ध्यान रखना। इन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम क्या करने वाले हैं, 30 जून, कितनी जून, 30 जून 1948 से पहले हम भारतीयों को क्या देने वाले हैं, उनका देश, उनकी सत्ता उनके हाथ में दे देंगे, ये उन्होंने घोषणा की थी। और फिर 23 मार्च 1947 को कौन आते हैं भारत, माउंटबेटन वायसराय बन के आते हैं, माउंटबेटन साहब आते हैं, और बैटन साहब आते हैं, ध्यान रखना माउंटबेटन साहब आते हैं। और यही इन्होंने इन्होंने क्या किया था, मार्च में आते हैं और जून के अंदर, जून 1947, ध्यान रखना जून 1947 के अंदर एक योजना का बनाते हैं जिसका नाम था जून प्लान, इसी का नाम है क्या, डिकी बर्ड। और इसी का क्या नाम है, इसी का नाम है आपके माउंटबेटन योजना। और इसी का ही नाम है क्या, इसी का ही नाम है आपके माउंटबेटन योजना। और इसी का ही नाम है एक और था, बाल्कन प्लान। तो ये योजना बनी थी और ये इस योजना ने 16 मई 1947 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। और इस योजना के तहत यह स्वीकार कर लिया गया था कि भारत पाकिस्तान 2 देश बनेंगे और देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वो चाहे तो भारत में मिल जाए या वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती थी। और इसी योजना के तहत भारत पाकिस्तान विभाजन होता है। तो ध्यान रखना, कौन था उस समय प्रधानमंत्री, एटली था। किस पार्टी के था, लेबर पार्टी का। कब घोषणा की, 20 फरवरी 1947 को। कब तक दे देंगे, 30 जून 1948 तक। कब आए भारत में, 23 मार्च 1947। माउंटबेटन साहब यहां वायसराय बनकर आए। किसकी जगह आए थे, तो लॉर्ड वेवल की जगह आए थे। जून 1947 में कौन सी योजना, जून प्लान, माउंटबेटन, डिकी बर्ड, बाल्कन प्लान, ये थे, यह योजना थी। बाल्कन प्लान के अंदर एक ऐसा प्लान तैयार किया गया था कि भारत को सब छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांटा जाएगा और सबका अलग अलग संविधान तैयार किया जाएगा। लेकिन यह प्लान इतना ज्यादा कामयाब हो नहीं सका और इसीलिए यह योजना फिर जून प्लान पूरा टोटल, जिसके अंदर इस योजना के तहत ही उनको देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता दे दी गई कि भाई वो चाहे तो पाकिस्तान मिल जाए, वो चाहे तो भारत में मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में आया और फिर ये माउंटबेटन 1947 में। तो ये आपको क्रम भी पूछा जा सकता है कई बार, मैच वाले या फिर क्रम सेट करने वाले प्रश्न भी आते हैं, तो ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न चलते हैं।
हाँ, अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न तो अभी हमने पूरा का पूरा क्लियर करके आए, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। कैबिनेट मिशन संविधान सभा की संख्या निर्धारित की थी, क्या 389 की थी, 324 की थी, 284 की थी या 15 की थी? 389 की थी। मैंने अभी बताया था 389 सीटें तय की थी। एक बार वापस देख लीजिएगा, 389 थी। फिर इन्हीं का 3 बंट होता है, एक तो 212 अणु, फिर यहां पर 13 अणु, ठीक है, और यहां पर थे 4 सदस्य, और यहां पर थे ये प्रांत, और ये देसी रियासत, और ये देसी रियासत, और यह थे चीफ कमिश्नर, है ना, चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, और चीफ कमिश्नर कौन कौन से थे? तो एबीसीडी से आप याद रख सकते हो, एबीसीडी से अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये ठीक है ना, इस हिसाब से थे। लेकिन देश विभाजन के बाद में इनकी संख्या हो गई 324, और 324 में फिर 232, और यहां 89, और यहां पर वापस 3 रह गए थे। तो ये ध्यान होना चाहिए आपको। यहां प्रांत हो गए थे, और यहां पर देसी रियासत हो गई थी, देसी रियासत हो गई, और यहां पर ये चीफ कमिश्नर हो गए थे, चीफ कमिश्नर। ध्यान रखना, देसी रियासतों के अंदर सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत से थे, संयुक्त प्रांत से थे, लगभग यहां से 55 जने थे। लेकिन देसी, सॉरी, प्रांत में थे, ये प्रांत में थे, ये प्रांत वाला था क्या, संयुक्त प्रांत। लेकिन देसी वालों में सबसे ज्यादा हैदराबाद से सदस्य थे। हैदराबाद से कितने थे? तो हैदराबाद से 16 सदस्य थे, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, उस पहली बैठक के अंदर सबसे ज्यादा सदस्य मद्रास प्रांत से आए थे, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये बस ठीक है। और ये आंकड़ा देखिए, जो 284 आंकड़ा है, ये हस्ताक्षर के समय, हस्ताक्षर के समय ये सीटें थी या फिर ये सदस्य थे कि जो कब हुए थे? 24 जनवरी 1950 को, जो कि संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और 15 क्या थे? 15 महिलाएं थी भैया, संविधान सभा के 15 महिलाएं थी। और इन महिलाओं ने जो पहली बैठक हुई थी, उस पहली बैठक के अंदर महिलाएं 9 उपस्थित हुई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब पूरा पूरा पता होना चाहिए। 389 सीटें थी, 292 प्रांत से, 13 देसी रियासत से, 4 चीफ कमिश्नर। लेकिन ब्रिटिश भारत पूछे तो 292 और 4 दोनों को जोड़ लेना, 296 होगी, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आंकड़ा पूरा पता होना चाहिए। बार बार ये सवाल आता है, हर बार सवाल आता है, ये गलत नहीं होना चाहिए। अब आगे से अगला देखिए, अगला सवाल इंपॉर्टेंट है। ये तो कई बार प्रश्न पूछा गया है, हर एक एग्जाम में ये प्रश्न आता है। देखिए आज क्वेश्चन है वो एक ही टॉपिक पे ज्यादा है भाई। आज पूरा का पूरा टॉपिक वो क्लियर होने वाला है, संविधान सभा से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 29 अगस्त 1947 को किसके प्रस्ताव पर प्रारूप समिति का गठन किया गया था? क्या वो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, या फिर टीटी कृष्णामाचार्य थे, या एन माधव राव थे, या फिर सत्यनारायण सिन्हा थे? इस प्रश्न का सही आंसर सत्यनारायण सिन्हा है। सत्यनारायण सिन्हा ही वो व्यक्ति है जिसके प्रस्ताव पर किसका गठन किया गया? प्रारूप समिति का गठन किया गया। और बिजनेस कमेटी ने भी सिफारिश की थी। तो दो ध्यान रखना, एक तो देखिए प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति गठन। अब देखिए सिफारिश है, सिफारिश तो सिफारिश किसने की थी? सिफारिश आपके एक तो की थी किसने? ये आपके क्या नाम है? सत्यनारायण सिन्हा। ध्यान रखना, सत्यनारायण सिन्हा। और दूसरी एक और थी जिसने को, जो कि बिजनेस कमेटी बनी हुई थी, बिजनेस कमेटी, इसने भी सिफारिश की थी, ठीक है ना। ये बातें आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें जो भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप है, वो पहला प्रारूप किसने बनाया था? तो ये ध्यान रखना, बी.एन. राव ने तैयार किया था, बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था। लेकिन प्रारूप समिति की जो स्थापना है वो कब होती है? तो ये भी ध्यान रख लेना, कब हुई थी? 29 अगस्त 1943 को इसकी स्थापना होती है। ध्यान रखना, इसके अंदर सदस्य कितने थे? सदस्य 1 + 6 थे, टोटल इसके अंदर 7 थे। एक अध्यक्ष, 6 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो ध्यान रखना, सबसे ऊपर तो आएगा एन गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है, एन गोपाला स्वामी अयंगर पहले तो ये थे। और एक कौन थे? एक थे कौन से? ये आपके यहां पढ़े, अलादी कृष्ण स्वामी, ठीक है ना। उसके अलावा और कौन थे? एक आपके थे
के एम मुंशी ये एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो कि कांग्रेस से संबंधित थे। ध्यान रखना, कांग्रेस से यह सदस्य संबंधित थे। उसके अलावा कौन थे? तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये कौन थे? तो ये एकमात्र जो कि मुस्लिम लीग से संबंधित थे। यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। 5 नंबर ऐसा कौन था जो कि, तो 5 नंबर आपको बता दें, ये था एन माधव राव। ये रहा एन माधव राव। ये किसकी जगह आए थे? ये आए थे आपके बीएल मित्तर की जगह आए थे, क्योंकि इनके शास्त्रीय कारणों से इन्होंने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। और एक आए थे, कौन आया था? एक आपके था, क्या नाम था उसका? टीटी कृष्णा माचारी। और ये किसकी जगह आए थे? ये डीपी खेतान की जगह आए थे। डीपी खेतान की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और खुद क्या थे? एक बी आर अम्बेडकर जो कि इसके अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर जो कि इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है ना, बी आर अम्बेडकर इसके खुद के अध्यक्ष थे। और इनको यह अधिकार दिया गया, अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए, अगर किसी सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है, तो उसकी जगह दूसरे सदस्य की भी नियुक्ति करने का अधिकार बी आर अम्बेडकर साहब को दिया था। यह किस लिए बनाई थी? संविधान सभा का जो प्रारूप बनाया था, उसकी समीक्षा करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसका 2 सत्यनारायण सिन्हा और बिजनेस कमेटी ने सिफारिश की थी। और पहला प्रारूप पूछे भारतीय संविधान का तो बी एन राव ने तैयार किया था। आर्थिक, इनको संविधान का सलाहकार भी बोला जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। बी एन राव को बेनेगल नरसिंह राव, यह प्रश्न आपको पूरे के पूरे इनके याद होना चाहिए। तो यह चीज थी। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, यह प्रश्न देखिए, यह प्रश्न तो कई बार पूछा भी गया है और आज के बाद में अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? क्या यह 22 जनवरी 1947 को हुआ था, 24 जनवरी 1947 को हुआ था, या फिर 13 दिसंबर 1947 को हुआ था, या फिर 29 अगस्त 1947 को हुआ था? अब देखिए तारीखों के बारे में तो आप यहां देख लीजिएगा एक बार। देखिए 9 दिसंबर से हम स्टार्ट करते हैं। 9 दिसंबर 1946 यहां पर क्या होता है? इस विधानसभा की पहली बैठक है और यहां पर क्या होता है? प्रथम अधिवेशन होता भाई। और यहां पर अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। कौन? सचिदानंद सिन्हा को यहां पर चुना गया था। सचिदानंद सिन्हा को, जो कि अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। उसके अलावा 11 दिसंबर 1946 को अगली बैठक होती है और यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता। राजेंद्र प्रसाद को, जो देश के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, है ना। और इसके अलावा जो 13 दिसंबर है, 13 दिसंबर 1946 को यहां पर क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 को यहां पर क्या होता है? जो कि नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। जो किसने रखा था? JL नेहरू ने रखा, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। यह पता होना चाहिए आपको। उसके आगे 22 जनवरी 1947 को यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो गया था? उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था। ध्यान रखना। आगे क्या हुआ था? तो ध्यान रखना, 22 जुलाई 1947 को क्या होता है? तिरंगा को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तिरंगा स्वीकार कर लिया था। उसके अलावा क्या होता है? तो ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 को क्या होता है? संविधान को अंगीकृत कर दिया गया था। एक तो अंगीकृत कर दिया गया था। और क्या किया था? 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। यह भी आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद लागू हो गए थे, यह भी पता होना चाहिए। इनके अलावा तारीखें और भी हैं। उनके अलावा देखिए कहां तक आ गए? 26 नवंबर आ गए। उसके अलावा एक 24 जनवरी आप याद रख सकते हैं। 24 जनवरी 1950 क्या होता है यहां पर? तो ध्यान रखना, यह संविधान सभा की अंतिम बैठक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक। और ध्यान रखना, यहीं पर क्या होता? राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, इन दोनों को शामिल भी कर लिया गया था। और एक हुई था 26 जनवरी 1950। और यहां पर क्या होता है? यहां पर भारत गणतंत्र भी बनता है और पूरा संविधान भी लागू होता है। यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर इन तारीखों में से प्रश्न बनता है
और ये आपको पता होना चाहिए। और 13 दिसंबर हो गया, 22 दिन, ठीक है। तो देखिए 9 दिसंबर 1940 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को क्या बनाया जाता है, इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके अगली तारीख देखिए 11 दिसंबर 1940 को, हालांकि ये तीसरी बैठक थी भैया, क्योंकि एक बैठक बीच में और हुई थी 10 दिसंबर को। तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। उसके अगली बैठक यहां पर चौथे हो गए थे। और पांचवी बैठक में 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया संविधान सभा के सामने। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया संविधान सभा द्वारा। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा स्वीकार कर लिया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर दिया गया और 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक, यह प्रश्न तो कई बार आ चुका है, और राष्ट्रगीत राष्ट्रगान को भी स्वीकार कर लिया। 26 जनवरी 1950 पूरा संविधान लागू हो गया था और भारत गणतंत्र भी बना। कब, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत गणतंत्र कब बना। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, ये प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भैया, देख लेना। इस संविधान का संक्षिप्त नाम जो कि भारत का संविधान है या फिर होगा, ये किसमें लिख रखा है, क्या अनुच्छेद 395 या अनुच्छेद 394 या फिर 394 या फिर यहां पर 94 ए है, ठीक है, और यहां पर अनुच्छेद 393। तो ये प्रश्न का तो सही आंसर 393 के अंदर लिख रखा है, क्या लिख रखा है, भारत का संविधान होगा। तो देखिए हमारा 393 से स्टार्ट हो रहा है, तो 393 के अंदर भारत का संविधान, ये बात लिख रखी है। इसका संक्षिप्त नाम है भारतीय संविधान का, जो कि भारत का संविधान, ये 393 में लिख रखा है। अब उससे अगला है एक तो 394, ठीक है, और उससे अगला है 394 ए। 394 के अंदर क्या लिख रहा है, संविधान लागू होने की तारीख लिख रखी है 26 जनवरी 1950। लागू होने की तारीख लिख रखी है किसमें, 394 के अंदर लिख रखी है। लेकिन 394 ए के अंदर क्या लिखा है कि राष्ट्रपति संविधान के क्या बन, राष्ट्रपति है वो संविधान की एक प्रति हिंदी में अनुवाद करवाएंगे, ठीक है, हिंदी में अनुवाद कराएंगे। ये भी इसमें लिख रखा है किसमें, अनुच्छेद नंबर 394 ए में, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। और अगला एक बच्चा है 395, और 395 में यह लिख रखा है जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था और एक 1947 वाला भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इन दोनों को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था इसके तहत ही, ठीक है। तो यह आपको पता होना चाहिए। एक बार वापस से सुन लीजिएगा, 393 भारत का संविधान, जो कि संविधान का संक्षिप्त नाम, जो कि 393 के अंदर लिख रखा है। 394 जो कि संविधान लागू होने की तारीख जो कि 26 जनवरी 1950 हो गई, ये 394 में लिख रखी है। और 394 ए जो कि बाद में जोड़ा गया। देखिए ए वगैरह सब जिसके पीछे भी आगे ए लिखा हुआ है, बड़ा एबीसीडी में लिखा हुआ है, वो हमेशा बाद में जोड़ा गया। तो राष्ट्रपति संविधान एक प्रति हिंदी में अनुवाद करेंगे, ये चीज लिख रखी है। और 395 के अंदर लिख रखा है 1935 और 1947 का जो भारत शासन अधिनियम है, या फिर 1935 का जो भारत शासन अधिनियम 1935 वाला है, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया 395 के तहत। अब टोटल ये देखिए 395 लेस था, टोटल भाग संविधान के अंदर कितने थे, तो 22 भाग। अनुसूची मूल संविधान के अंदर 8, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर 12, ठीक है। और अनुच्छेद टोटल कितने थे, अनुसूची है और ये अनुच्छेद है भैया, ठीक है, 395, ये मूल संविधान के अंदर। अब इसके अंदर आगे ए वगैरह लगा रहे हैं ना, ये ए छोटा लगा रहे हैं, ये बड़ा लगा रहे हैं, ये अब लगातार हम जोड़ते आ रहे हैं। अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, 106, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना सकते हैं। नारी वंदना शक्ति अधिनियम है ना, तो यहां तक आपको सबको क्लियर होना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर ये तीनों अनुच्छेद याद होने चाहिए। 393 भारत का संविधान, 394 26 जनवरी 1950 और 394 हिंदी में एक प्रतिलिपि, और 395 के अंदर 1935 और 1947 दोनों को रद्द कर दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के कितने वाचन हुए थे, क्या 11 हुए थे या फिर 12 हुए थे या फिर 15 हुए थे या फिर 3 हुए थे। अब देखिए संविधान के 3 वाचन हुए थे। वाचन कितने हुए थे, वाचन 3 हुए थे भैया, वाचन मैं बार बार बोल रहा हूं, वाचन 3 हुए थे। अधिवेशन कितने हुए थे, अधिवेशन हमेशा ध्यान रखना, अधिवेशन 11 भी होते हैं और अधिवेशन 12 भी, दोनों ऑप्शन के हिसाब से प्रश्न होगा 11 या फिर 12, ये अलग अलग प्रश्न है। अधिवेशन वाचन 3 हुए थे। अब वाचन 3 कौन कौन से हुए थे,
एक तो हुआ था 4 नवंबर, 4 से 9 नवंबर, यह 1949, 1949 नहीं है, 1948 है भाई, ठीक है ना। यह हुआ था पहला। अब एक और हुआ था, और ये एक कौन सा हुआ था, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर है भैया, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, और ये हुआ था, ये 1948 है, 15 नवंबर 1948 है, और यहां पर 1949 है। और एक ये तो हो गया दूसरा, और एक और हुआ था तीसरा, जो हुआ था 14 नवंबर, 14 नवंबर से तारीख क्या थी, 26 नवंबर, 26 नवंबर, ये दोनों ही 1949 में होता है, और ये हुआ था तीसरा। अब देखिए आपको याद करने का, देखिए ऊपर दोनों में 48 है, नीचे दोनों में 49 है, बीच वाले में चेंज है, यहां 48 है, यहां 49 है, इसीलिए मेरा भी यहां थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया था। इसलिए आप ध्यान रखना, ऊपर दोनों में 48 आएगा, नीचे सबसे नीचे वाले में दोनों में 49 है, बीच वाले में एक 48 भी है, 49 भी। तारीख 4 से 9 नवंबर 1948, यहां पर 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949, यहां पर 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1949, ये 3 वाचन होते हैं, लेकिन अधिवेशन 11 होते हैं। अब देखिए कितने वाचन होते हैं, इसके प्रश्न का तो सिर्फ यही आंसर है। अब देखिए जो अधिवेशन है ना, अधिवेशन एक तो आपको पहला जरूर याद रखना है। पहला कब से कब हुआ था, तो 9 दिसंबर से, यह 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चला था, 1946 तक चला, ठीक है, यह पहला अधिवेशन है। और अब दो जगह कंफ्यूजन है, एक तो अगर 11 मानेगा तो भाई ये तो पहला तो यही होगा, लेकिन जो अंतिम 11वां होगा वो होगा आपके 26 नवंबर 1949, यहां पर 1949 है, यह होगा अंतिम, जो कि 11वां। पहले का तो वही है, लेकिन 11वां मानेगा तो यह होगा। लेकिन अगर वो 12वां मान रहा है तो फिर पहला तो वही होगा, लेकिन जो 12वां होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपके 24 जनवरी 1950। यह प्रश्न है भैया। अब देखिए यह तक तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रश्न यह आता है, जब 11वां अधिवेशन, यहां देखिए मैं कुछ अलग लिख रहा हूं, देखिए यहां अगर 11वां अधिवेशन माना जाए या फिर 12वां माना जाए, तो यहां पर तो होता है कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लेकिन जब यहां पर होता है तब 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। यह है संविधान निर्माण का टाइम। अलग अलग प्रश्न के हिसाब से उत्तर देना है। अगर वो 11 संविधान संशोधन, अगर 11 अधिवेशन मानता है तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन होगा संविधान निर्माण का टाइम, लेकिन वो 12 अधिवेशन मानेगा तो फिर 3 वर्ष 1 माह 16 दिन होगा संविधान निर्माण करने का टाइम। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ध्यान रखना, इस स्लाइड से प्रश्न आ सकते हैं, कई बार आ चुके हैं। और देखिए ये 15 तो महिला थी और 11 यह अधिवेशन, ये भी अधिवेशन, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह प्रश्न तो हमने कई बार आगे बता दिया है, तो इस प्रश्न का तो सीधा आंसर हो गया। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, क्या 11, 9, 16 या फिर 15? तो 15 थी भैया, 15 महिलाएं थी। 9 प्रथम अधिवेशन के अंदर महिलाएं शामिल हुई थी। प्रथम अधिवेशन में महिलाएं कितनी शामिल हुई थी, 9 महिलाएं शामिल हुई थी। 11 अधिवेशन भी हुए थे, 16 संविधान अनुच्छेद लागू हो गए थे पहले, ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा जो सीधी कार्रवाई दिवस है ये कब मनाई गई, तो ये ध्यान रखना, जब कैबिनेट मिशन के द्वारा, जब क्या कर दिया कैबिनेट मिशन, जब कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट, ध्यान रखना, जब कैबिनेट मिशन के द्वारा मुस्लिम लीग द्वारा जब लगातार मांग की जा रही थी पाकिस्तान निर्माण की, उसने क्या कर दिया, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की जो मांग है उसको क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। तो फिर क्या हुआ, तो फिर यह हुआ कि मुस्लिम लीग ने पूरे देश के अंदर इसके विरोध के अंदर 16 अगस्त 1946 को क्या मनाया था, सीधी कार्रवाई दिवस, सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया, सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। और ये पूरे देश के अंदर क्या हुआ था, हड़तालें, जन विरोध, है ना,
और देशव्यापी हड़ताल हुई थी कब? 16 अगस्त 1946। ये कई बार प्रश्न पूछा गया भाई, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाई। किसके विरोध में? कैबिनेट मिशन ने जब पाकिस्तान की मांग को ही खारिज कर दिया था मुस्लिम लीग की, तब इसने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाई मुस्लिम लीग ने, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए भाई सबको, ठीक है ना। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाई? तो 16 अगस्त 1946 को। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्या राजेंद्र प्रसाद है, या फिर HVR अयंगर, या फ्रैंक जे सांतानी, या फिर BN राव? तो अभी बताया था BN राव इसके क्या थे? संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार थे। उसके अलावा ये क्या थे? उसके अलावा भारत का जो पहला प्रथम प्रारूप भी इन्होंने तैयार किया था, प्रथम प्रारूप संविधान का, ठीक है। संविधान का प्रथम प्रारूप भी किसने तैयार किया था? BN राव ने तैयार किया था। ये फ्रैंक जे एंथनी कौन है? ये संविधान सभा के क्या है? ये संविधान सभा के क्या है? उपसभापति है। क्या है? उपसभापति, प्रथम उपसभापति। इनको भी निर्विरोधी बनाया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा बनाया गया था। ये कौन है? तो ये आप ध्यान रखना, संविधान सभा के सचिव है। ये आपको पता होना चाहिए। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये स्थायी अध्यक्ष थे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अपना BN राव है जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए भैया। फ्रैंक जे एंथोनी भी प्रश्न आ चुका है, उपसभापति है किसके? संविधान सभा के। HV अयंगर जो कि संविधान सभा के सचिव थे। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, ये सवाल देखिए, अक्सर ऐसा सवाल आ जाता है, धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान कहां से लिया गया है? क्या यूगोस्लाविया से लिया गया है, या फिर ऑस्ट्रेलिया से, या फिर आयरलैंड से, या फिर पोलैंड से? तो ये पोलैंड से लिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता यूगोस्लाविया से हमने लिया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार वाला जो प्रावधान है वो यहां से लिया है, ठीक है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? एक तो समवर्ती सूची कहां से ली? हमने यहीं से ली। एक जो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है वो भी हमने यहीं से लिया। और क्या लिया? और हमने लिया प्रस्तावना की जो भावना है, प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। और क्या लिया? और हमने ये लिया वाणिज्य व्यापार के समागम, ये भी हमने यहीं से लिया। और क्या लिया? देखिए, और कौन सा देश है? आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से हमने लिया है क्या? तो ध्यान रखना, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है, जो कि संविधान के भाग 4 के अंदर 36 से 51 के मध्य वर्णन है। उसके अलावा राज्यसभा का सदस्य जो निर्वाचित होते हैं उनकी वो प्रक्रिया वगैरह वो भी यहां से लिए हैं। और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे अमेरिका है। अमेरिका से हमने क्या लिया? मौलिक अधिकार लिया है। जो स्वतंत्र न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो भी हमने अमेरिका से लिया है। उद्देशिका है वो भी हमने अमेरिका से लिया है। जो संविधान की जो प्रस्तावना के जो स्टार्ट हुई हम भारत के लोग, वो भी हमने वहीं से लिया है, अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था हमने वहीं से ली। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने वहीं से लिया है। और क्या लिया हमने वहां से? अमेरिका से। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। संसदीय शासन प्रणाली, अब ब्रिटेन से देखिए, संसदीय शासन प्रणाली हमने वहां से ली। विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये भी हमने वहां से ली। एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था, ये भी हमने ब्रिटेन से लिए हैं। उसके अलावा इकहरी नागरिकता, इकहरी नौकरशाही, ये भी हमने वहां से लिए हैं। कहां से? ब्रिटेन से, ठीक है ना। तो ये हम सब पूरा ब्रिटेन से लिया है। उसके अलावा जो संघात्मक व्यवस्था है, अवशिष्ट शक्तियां, ये हमने कनाडा से लिए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मूल अधिकार जो कि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, जबकि मूल कर्तव्य है जो कि रूस से लिए हैं। समानता, बंधुत्व, सदस्यता की भावना जो कि हमने फ्रांस से लिया है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से अक्सर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये था अपना सेशन, और आप बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। आज हमारा संविधान सभा से काफी कुछ हमने नॉलेज लेने की कोशिश की। प्रश्न संख्या में कम थे, लेकिन इनकी व्याख्या से अगर देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और मैंने पूरी कोशिश की आपको सही ढंग से एकदम समझ में आए और आप सीधा कोई भी प्रश्न गलत ना करें। इस उम्मीद से ही हमने इस क्लास को स्टार्ट किया था, और लगातार आप इसका क्लास का फायदा उठाते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए, देखते रहिएगा लगातार। और मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे। चाहे टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन हम क्वेश्चन की संख्या कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी व्याख्या से ढंग से करेंगे। उसके जो भी इर्द गिर्द क्वेश्चन बन रहे हैं, उन क्वेश्चनों को हम एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको समझाने वाले हैं। एकदम पूरा क्लियर होगा, क्योंकि अगर उसके इर्द गिर्द कहीं पे से भी प्रश्न आता है तो फिर आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ में चलते हैं। अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहिएगा, अपनी तैयारी को लगातार जारी रखेगा, और इसी उम्मीद के साथ में हम लेते हैं आज से की विदा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन के साथ।